सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरुणा गुप्ता, सह आचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट सेकंड के अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र सेकंड में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, कीन्स का रोज़गार सिद्धांत। आप सब जानते हैं कीन्स का अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ख़ास तौर से मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो इन्होंने नई क्रांति ला दी थी। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत जिन सिद्धांतों की व्याख्या की गई थी, उन सिद्धांतों में 1930 की मंदी के बाद और उसके बाद बहुत सारी कमियां महसूस की गई। उस स्थिति में J.M. कीन्स ने 1936 में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी बुक का प्रकाशन किया और उसमें प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना करते हुए आय, उत्पादन और रोज़गार से संबंधित अपने नए सिद्धांतों की चर्चा की। इनके सिद्धांत का महत्वपूर्ण तत्व ये है कि इन्होंने प्रतिष्ठित सिद्धांत की दीर्घकालीन प्रवृत्ति की जगह अल्पकालीन रोज़गार सिद्धांत की व्याख्या की है। इन्होंने कहा दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं, ऐसी नीतियों का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमें अल्पकालीन नीतियों पर जोर देना चाहिए। कीन्स ने अपने सिद्धांत में जिस महत्वपूर्ण तत्व या महत्वपूर्ण अवधारणा की व्याख्या की है, वो है प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा, इफ़ेक्टिव डिमांड। कीन्स का ये कहना था कि प्रभावपूर्ण मांग, इफ़ेक्टिव डिमांड रोज़गार का महत्वपूर्ण साधन है। प्रभावपूर्ण मांग बढ़ने से ही अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और रोज़गार का निर्धारण होता है। इसलिए कीन्स के सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु प्रभावपूर्ण मांग को माना जाता है। अब प्रभावपूर्ण मांग किस पर निर्भर करती है या प्रभावपूर्ण मांग के अंतर्गत किस तरह से रोज़गार का निर्धारण होता है, उसके लिए कीन्स ने बताया कि प्रभावपूर्ण मांग एक्चुअली में इस तथ्य पर आधारित है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, वो संपूर्ण आय को उपभोग व्यय पर खर्च नहीं करता है, बल्कि उसका कुछ भाग वो हमेशा बचत कर लेता है। अगर वो बचत अनुत्पादक रूप में पड़ी रहे तो वो आय के प्रवाह को अवरुद्ध कर देती है, उसमें से धनराशि को बाहर कर देती है। इसलिए ज़रूरी है कि आय और उपभोग के बीच का जो अंतर है उसे विनियोग व्यय से पूरा किया जाए, तभी उपभोग व्यय और विनियोग व्यय दोनों मिलकर प्रभावपूर्ण मांग का निर्माण करेंगे और उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में रोज़गार का सृजन होगा। कीन्स का सिद्धांत मुख्यतः प्रभावपूर्ण मांग पर आधारित है और प्रभावपूर्ण मांग से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की सामर्थ्य से है। द्विपक्षीय अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो प्रभावपूर्ण मांग में उपभोग व्यय और विनियोग व्यय को सम्मिलित किया जाता है। अगर तीसरे पक्ष सरकारी क्षेत्र को भी शामिल कर लिया जाए तो उपभोग विनियोग के साथ साथ सरकारी व्यय, चाहे वो सरकारी उपभोग हो या सरकारी निवेश हो, वो भी शामिल हो जाता है। अब हम सर्वप्रथम ये चर्चा करते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग कैसे निर्धारित होती है या प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण कैसे होता है। अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन द्वारा निर्धारित होती है। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन जहाँ बराबर होते हैं, या हम ये कहें AD कर्व और AS कर्व जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण होता है और उसके माध्यम से रोज़गार का निर्धारण होता है। पहले हम देखते हैं समग्र मांग फलन। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्या है? अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग होती है, उसे ही अर्थव्यवस्था की समग्र मांग कहा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं की मांग उपभोग और निवेश के लिए की जाती है। उपभोग मांग में निजी उपभोग मांग
एवं सार्वजनिक उपभोग मांग दोनों का समावेश होता है। इसी तरह निवेश मांग में भी निजी निवेश मांग और सार्वजनिक निवेश मांग सम्मिलित होती है। तो AD इज इक्वल टू C प्लस I, उपभोग प्लस विनियोग। ये देखिए, ये आपके सामने AD कर्व बनाया है हमने और उसके माध्यम से समग्र मांग फलन को बताया है। इसमें OX अक्ष पर हमने रोज़गार के स्तर को, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लिया है, और वो OY स्तर पर एक्सपेक्टेड जो रिसिप्ट्स हैं, रेवेन्यूज़ हैं, उनको लिया है। प्रभावपूर्ण मांग के अंतर्गत समग्र मांग फलन क्या होती है? रोज़गार के विभिन्न स्तर पर उत्पादित माल को बेचने से उत्पादक जितनी आय प्राप्ति की आशा करता है, अगर हम उसे सूचीबद्ध कर दें, तालिका के रूप में रख दें, तो वो एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग फलन का निर्माण करता है। और उस तालिका को अगर हम वक्र के माध्यम से बताएं तो वो AD कर्व का निर्माण करता है। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंतर्गत देख रहे हैं, ON0 रोज़गार के स्तर पर OL0 संभावित प्राप्तियां हैं। जैसे जैसे रोज़गार का स्तर बढ़ रहा है, संभावित प्राप्तियां, प्रत्याशित प्राप्तियां भी बढ़ रही है। लेकिन AD कर्व की शेप इस तरह की है कि उसके कारण संभावित जो प्राप्तियां हैं, प्रत्याशित प्राप्तियां हैं, वो क्रमशः धीमी गति से बढ़ती है, जिसमें उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम समाविष्ट है कि जितनी आय बढ़ती है उतना उपभोग उसी अनुपात में नहीं बढ़ता है। इसलिए इस AD कर्व की ढाल उत्तरोत्तर कम होती जाती है। ये जितना लोग उपभोग पर व्यय कर रहे हैं, वो उसकी पूर्ति जो कमी रह जाती है उसे निवेश व्यय से पूरा करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, समग्र पूर्ति फलन, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। रोज़गार के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित माल को बेचने से जितनी कम से कम आय उत्पादकों को मिलनी ही चाहिए, उनसे संबंधित सूची समग्र पूर्ति फलन कहलाती है। कि रोज़गार के इस एक निश्चित स्तर को कायम रखने के लिए, उसके लिए उन्होंने जितने लोगों को रोज़गार दिया है, तो उसके अनुरूप उन्हें कम से कम इतना उत्पादन मिलना चाहिए, इतनी आय मिलनी चाहिए कि वो उनकी न्यूनतम लागत को तो अवश्य पूरा कर सके। उसे सूचीबद्ध करने पर वह समग्र पूर्ति फलन कहलाता है। देखिए, जैसा ये डायग्राम आपको शो कर रहा है, इसमें भी OX स्तर पर, OX अक्ष पर रोज़गार के स्तर को लिया है और OY स्तर पर विक्रय प्राप्तियों को लिया गया है। AS कर्व प्रारंभ में बढ़ता है धीमी गति से और उसके बाद ये वर्टिकल या लंबवत हो जाता है। जब पूर्ण रोज़गार का स्तर आ जाता है तो चाहे कितना भी रोज़गार के स्तर को बढ़ाते रहें या कितनी भी विक्रय प्राप्तियां ज़्यादा मिलती रहे, तो भी कुल पूर्ति या कुल रोज़गार का स्तर समान रहेगा, क्योंकि जब पूर्ण रोज़गार का स्तर प्राप्त हो गया है तो उस स्थिति में विक्रय प्राप्ति बढ़ने पर भी रोज़गार का स्तर नहीं बढ़ेगा। तो ये बात हुई समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन की। इन दोनों कर्व्स को जब हम मिला दें तो उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि रोज़गार का संतुलित स्तर क्या होगा। AD और AS कर्व प्रभावपूर्ण मांग के संतुलन से ही या इन दोनों बिंदुओं के संतुलन ADF और ASF जहाँ बराबर होते हैं, वहाँ रोज़गार का स्तर का निर्धारण होता है। जैसा कि आप नेक्स्ट वाले इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें AD कर्व बना हुआ है, AS कर्व बना हुआ है, एक दूसरे को ये E बिंदु पर काटते हैं, उससे ON रोज़गार का स्तर प्राप्त होता है। OY अक्ष पर संभावित और वास्तविक न्यूनतम प्राप्तियों को दिखाया गया है। अब आप इसमें देखिए कि ये जो ON रोज़गार का स्तर है, ये संतुलन स्तर तो है, लेकिन ये पूर्ण रोज़गार का स्तर नहीं है। पूर्ण रोज़गार का स्तर प्राप्त हो रहा है C बिंदु पर, जहाँ पर कि AS कर्व वर्टिकल हो जाता है।
उस स्तर तक रोज़गार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। पर कीन्स के सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसमें अल्प रोज़गार संतुलन बिंदु को सामान्य माना गया है। प्रतिष्ठित सिद्धांत की तरह ये पूर्ण रोज़गार संतुलन को सामान्य नहीं मानता, बल्कि ये मानता है कि अधिकांश स्थितियों में पूर्ण रोज़गार से पहले ही कुल मांग प्रभावपूर्ण मांग के दोनों घटक एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं और इसलिए पूर्ण रोज़गार का स्तर प्राप्त होने से पहले ही संतुलन आ जाता है। इसमें देखिए ON0 रोज़गार स्तर पर AS यानी न्यूनतम प्राप्तियों की तुलना में संभावित प्राप्तियां ज़्यादा है AB के बराबर। तो इस स्थिति में प्रोड्यूसर और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएगा क्योंकि उससे लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जहाँ ये दोनों बराबर हो गई है ON स्तर पर, वहाँ पर संभावित और जो न्यूनतम वास्तविक प्राप्तियाँ होनी चाहिए वो बराबर हो जाते हैं। तो ये संतुलन का बिंदु है, लेकिन ये पूर्ण रोज़गार का बिंदु नहीं है। अब अगर हमें पूर्ण रोज़गार के बिंदु तक पहुँचना है, जो कि कीन्स मानते हैं कि असामान्य स्थिति है, हमेशा नहीं प्राप्त होता है, तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि से ही पूर्ण रोज़गार के स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। यानी प्रभावपूर्ण मांग में भी समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन है। समस्त पूर्ति फलन तकनीकी कारणों से, प्राकृतिक कारणों आदि से काफ़ी कुछ स्थिर रहता है। इसलिए अगर समस्त मांग फलन में वृद्धि हो सके, वो कर्व ऊपर शिफ्ट हो सके, तो जो अल्प रोज़गार संतुलन है उससे पूर्ण रोज़गार संतुलन की स्थिति में बदला जा सकता है। जैसा कि ये वाला आपके डायग्राम शो कर रहा है, पहले AD कर्व है, फिर उसमें E बिंदु पर संतुलन है, अल्प रोज़गार संतुलन है। अगर AD कर्व ऊपर शिफ्ट होकर E बिंदु की जगह ASF कर्व को E1 बिंदु पर काटता है, तो उस स्थिति में रोज़गार का स्तर बढ़कर पूर्ण रोज़गार के स्तर पर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब कीन्स के सिद्धांत की महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर रोज़गार के स्तर को बढ़ाना है तो प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करनी होगी, और प्रभावपूर्ण मांग के अंदर भी समस्त पूर्ति फलन लगभग स्थिरता की स्थिति में होता है, तो समस्त मांग फलन में वृद्धि करनी होगी और समस्त मांग फलन को E बिंदु से लेकर E1 बिंदु तक पहुंचाना होगा, जहां पर वो AS के साथ संतुलन में होगा, तो पूर्ण रोज़गार की स्थिति प्राप्त हो सकेगी। ये हमने कीन्स के सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें बताई। कीन्स के सिद्धांत के अंतर्गत जो आपका रोज़गार सिद्धांत है वो आय और उत्पादन का सिद्धांत भी है, और उसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि ये सिद्धांत मुख्यतः प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, और प्रभावपूर्ण मांग दो तत्वों समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन द्वारा निर्धारित होती है। समस्त मांग फलन के अंदर उपभोग और विनियोग मांग शामिल होती है और सरकारी मांग भी शामिल होती है। समस्त पूर्ति फलन के अंतर्गत जितना जितना उत्पादकों को रोज़गार के विभिन्न स्तरों पर प्राप्तियां होना जरूरी है ताकि उस रोज़गार के स्तर को वो कायम कर सके, वो उसके अंतर्गत आता है। और जहाँ पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है, वहाँ पर प्रभावपूर्ण मांग प्राप्त होती है और उस स्थिति में पूर्ण रोज़गार के स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, आप इसको अच्छी तरह समझिए और उस स्थिति में इसके पूर्ण रूप से अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। थैंक यू।